व्यवसाय अध्ययन पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी की किताब से अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा। देखिए, प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने में और व्यवहार दोनों के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर और कभी कभी सामान्य मार्गदर्शन का कार्य करता है। उदाहरण के लिए माना कि एक कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। तो अब एक प्रबंधक होगा, वह सीनियरिटी को ध्यान में रखेगा। सीनियरिटी मतलब कौन पहले से काम कर रहा है, तो वरीयता यानी सीनियरिटी को ध्यान में रखना चाहेगा। तो वहीं दूसरा जो प्रबंधक होगा वह योग्यता के सिद्धांत पर चलना चाहेगा, यानी कि अगर कोई योग्य है तो भले वह नया है लेकिन उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, योग्यता के सिद्धांत पर ध्यान देगा। अब ये दो सिद्धांत आपके समक्ष है। बात करते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं इनका जो नेचर है ये खालिस विज्ञान से थोड़ा अलग है। खालिस का मतलब प्योर साइंस। प्योर साइंस से ये प्रबंध के सिद्धांत अलग होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वह खालिस विज्ञान के सिद्धांतों के समान बेलोच नहीं होते। बेलोच का मतलब है जिनमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, जिनमें कोई लोच ना हो। इन इलास्टिक नहीं होते प्रबंध के सिद्धांत। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से होता है और मनुष्य का स्वभाव जो है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। इनको परिस्थिति की मांग के अनुसार उपयोग में आप लाते हैं। किसको? प्रबंध के सिद्धांतों को। व्यवसाय के प्रभावित करने वाले मानवीय व्यवहार और तकनीक ये कभी भी स्थिर नहीं होते, फिक्स नहीं होते, ये बदलते रहते हैं। ठीक है। उदाहरण अगर लें, सूचना और संप्रेषण। ठीक, सूचना माने होता है कम्युनिकेशन, सूचना माने होता है इंफॉर्मेशन और संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तकनीकी अभाव में अगर ये सूचना और संप्रेषण का टेक्निकल मामला थोड़ा सा अगर अच्छा ना हो माफ़ कीजिएगा, तो ये जो प्रबंधक होते हैं ये एक संकुचित क्षेत्र में फैले छोटे कार्यबल का ही पर्यवेक्षण कर पाएंगे। यानी कि जो प्रबंधक होगा अगर ठीक सूचना तंत्र अच्छा ना हो, कम्युनिकेशन करने के अच्छे संसाधन, अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो, तो एक जो प्रबंधक होगा, ये आप लोगों को भी बताया कि वह एक समय में कुछ कम लोगों का ही प्रबंधन कर सकेगा, ज़्यादा संख्या में उनका प्रबंधन नहीं कर पाएगा। ये बात मुझे लगता है समझ में आने जैसी है। ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास अगर मोबाइल नहीं है, मेरे पास अगर इंटरनेट नहीं है, तो मैं कितने लोगों को पढ़ा सकता हूँ? 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, 60 बच्चों को एक क्लास में अधिकतम, है ना। लेकिन अगर मेरे पास इंटरनेट है, तकनीक का मैं उपयोग कर पा रहा हूँ, तो जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पढ़ सकते हैं, जिनमें भी पढ़ने की सीखने की इच्छा है। तो अगर सूचना और तकनीकी ये प्रभावी हों तो एक प्रबंधक जो होगा वह एक बड़े क्षेत्र में फैले कार्यबल का भी पर्यवेक्षण कर लेगा, यानी सुपरविजन कर लेगा। और अगर इसका अभाव है तो फिर छोटे कार्यबल का ही पर्यवेक्षण कर पाएगा। ठीक है। तो आज क्या हुआ है, सूचना और संप्रेषण तकनीक हमारे सामने उपस्थित है। इसके आने से प्रबंधक जो हैं वो पूरे विश्व में फैले व्यावसायिक साम्राज्य के प्रबंधन को कर पाते हैं। अगर बेंगलोर में स्थित इन्फोसिस का प्रधान कार्यालय है, कहाँ पे है? बेंगलोर में। तो वो वहाँ से पूरी एशिया, उनकी गोष्ठी कक्ष में एशिया का सबसे बड़ा चित्रपट है। चित्रपट माने स्क्रीन लगी है, जहाँ बैठे उनके प्रबंधक विश्व के किसी भी भाग में बैठे अपने कर्मचारी और ग्राहक से संवाद कर पाते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों की समझ को विकसित करने के लिए यह जानना ज़रूरी रहेगा कि यह सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों एवं प्रबंध की तकनीकों में अंतर रहा है। सिद्धांत अलग हैं, टेक्निक्स अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तकनीक से अभिप्राय है प्रक्रिया और पद्धति। प्रक्रिया माने प्रोसेस होता है, पद्धति माने सिस्टम होता है। ठीक है। यानी कि किस प्रोसेस के अंतर्गत, किस पद्धति से, किस यहाँ पद्धति का सही जो अंग्रेज़ी शब्द आएगा वो मेथडोलॉजी आएगा। ठीक है, मेथड और उसी में OLOGY जोड़ दीजिए, मेथडोलॉजी। कुछ लोग इसे मेथडोलॉजी भी बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण मेथडोलॉजी होता है।
तो प्रोसेस एंड मेथडोलॉजी जो है तकनीक से आशय है, और ये करती क्या है, ये इच्छित उद्देश्यों को पाने के लिए विभिन्न चरणों की श्रृंखला होते हैं, यानी कि सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेप्स which can be called as a process, and methodology means the way to do anything. The methodology consists a number of methods within. तो सिद्धांत तकनीकों का प्रयोग करने में निर्णय लेने, और अब बात करते हैं सिद्धांत की, तो तकनीकें जो तकनीक होती हैं इनका प्रयोग करने के लिए या निर्णय लेते समय या कार्य करने में सिद्धांत जो हैं वो मार्गदर्शन करते हैं। तो सिद्धांत का पक्ष है बेसिकली थ्योरी का, जो कि ये बताता है कि प्रैक्टिकल कैसे करें, प्रैक्टिकल करने के दौरान जो प्रक्रिया है और जो पद्धतियां हैं, यानी कि जो तकनीक है, वह प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन करते समय काम में आती है। ठीक है, तो सिद्धांतों को मूल्यों से भिन्न मानना चाहिए। अब मूल्य क्या हो गए, वैल्यूज़, जिन्हें हम वैल्यूज़ बोलते हैं, जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ व्यावसायिक मूल्य भी होते हैं। तो हम सिद्धांतों को मूल्यों से बिल्कुल एक जैसा ना मान लें, वो भी अलग हैं। मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों से अभिप्राय है किसी चीज़ को स्वीकार करने अथवा उसकी इच्छा रखने से। अगर आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं तो ये मूल्य हुआ। मतलब क्या है, देखो मूल्य जो होते हैं वह नैतिकतापूर्ण होते हैं, यानी कि इथिकल होते हैं। ठीक है, या यूं कह लें कि रिलेटेड टू मॉरलिटी। ठीक, सिद्धांत व्यवहार के आधारभूत सत्य अथवा मार्गदर्शक होते हैं। जो सिद्धांत होते हैं, देखिए मूल्य जो होते हैं ये नैतिकता की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं वो जो आप व्यवहार करने वाले हो वो किन चीज़ों के आधार पर करोगे, तो ये उसके किसी भी काम को जब आप प्रैक्टिकल में लाते हैं, जब आप एप्लीकेशन में लाते हैं, तो कोई ना कोई तो आपका आधार रहता है। तो जो सिद्धांत होते हैं वही उसके आधारभूत सत्य हैं, या पूरी तरह से यूँ कहें कि वही मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य समाज में लोगों के व्यवहार के लिए सामान्य नियम है, जिनका निर्माण समान व्यवहार के द्वारा होता है। देखिए अगर एक साथ कई सारे लोग एक ही जैसा बिहेवियर कर रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं इस समाज के लोगों के ये मूल्य हैं। ठीक है, तो मूल्यों का निर्माण क्या होता है, एक समान व्यवहार करने से जो सामान्य नियम बन जाते हैं उन्हें आप मूल्य बोल देते हैं। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत हैं इनका जो निर्माण होता है यह परिस्थितियों में, यानी कि निर्माण काल की जो कार्य की जो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, जो जहाँ पे भी कार्य हो रहा होता है उसकी जो सिचुएशन होती है उसके अनुसार सिद्धांतों का निर्माण होता है। तथा ये तकनीकी प्रगति के होते हैं, इनका जो नेचर होता है ये तकनीकी होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो समाज में नहीं, उनका कार्य की परिस्थितियों में अनुसंधान द्वारा निर्माण होता है। अनुसंधान का तात्पर्य यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, इनके द्वारा होता है। और ये तकनीकी प्रगति के होते हैं, इनका नेचर टेक्निकल होता है। प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते समय मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यवसाय होता है या व्यवसायिक कार्य जो होता है वह भी आप समझ लीजिए कि वह भी समाज में ही होता है। तो समाज में मूल्य पनपते हैं, तो मूल्यों की अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बतौर बिजनेस आपको समाज के प्रति भी और जो कुछ नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें भी आपको निभाना होता है। तो प्रबंधकीय सिद्धांतों के निर्माण के दौरान आप जो अनुसंधान करते हैं उसमें सामाजिक मूल्यों का भी समावेश करते हैं, लेकिन सामाजिक मूल्यों को प्रबंध के सिद्धांतों को एक जैसा मानने जैसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। दोनों अलग अलग हैं। आपने जाना इसे एक बार फिर से, अगर आपको कम समझ में आया तो बैक कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए, और उसे मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि तकनीक क्या है, सूचना क्या है, मूल्य क्या है और प्रबंध के सिद्धांत उससे किस तरह से अलग हैं। अब आइए बात करते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है। तो देखिए प्रकृति का अर्थ है किसी भी चीज़ के गुण और उसकी विशेषताएं। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी बतौर एक विद्यार्थी क्या प्रकृति है, तो आपकी प्रकृति कैसी हो सकती है, ये आपके गुणों पर और आपकी विशेषताओं पर निर्भर करेगी। मान लिया आपकी प्रकृति बड़ी चंचल है, तो ये हमने कैसे जाना, आप जो कर रहे होंगे उसमें कुछ गुण और अवगुणों का
प्रदर्शन हो रहा होगा, जिसके आधार पे हम कहेंगे कि भाई आपका चित्त बड़ा चंचल है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप अपना काम समय से पूरा करते हैं, अनावश्यक कोई शैतानी नहीं करते हैं, सब कुछ वही करते हैं जो करना चाहिए, तो माना जाएगा आपका चित्त बड़ा स्थिर है। चित्त माने मन। तो सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों की। ये क्या है? सामान्य औपचारिक कथन, ठीक है, सिंपल फॉर्मल स्टेटमेंट, जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं, यानी कि ये पारिस्थितिकीय होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। इनका विकास प्रबंधकों के अवलोकन, परीक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव से होता है। अब देखिए, जो बात करें कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, इनका विकास कैसे होता है, इनकी विकास की यात्रा क्या होती है, तो इनका जो विकास होता है यह कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। अवलोकन से। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट, और व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तीन चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इन्हीं से इन्हीं प्रबंधकों के ये जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो इनके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, इन्हीं के आधार पर प्रबंधकीय सिद्धांतों का विकास होता है। प्रबंध को आप विज्ञान और कला दोनों कह सकते हैं। विकसित करने में इनका योगदान इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तथा वह प्रबंध के व्यवहार को कितने ढंग से समझा सकते हैं, तथा उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो किस सिद्धांत में किसका कितना योगदान है, विज्ञान का या कला का, ये जो है आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। इन सिद्धांतों को विकसित करना विज्ञान है, और उनके उपयोग को कला माना जा सकता है। विज्ञान क्या करती है? सिद्धांत देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कला की, तो कला में क्या है? अभ्यास है। तो विज्ञान थ्योरेटिकल बेस हुआ प्रबंधकीय सिद्धांतों का, और उन्हीं का उपयोग जब किया तो ये प्रबंधकीय सिद्धांत कला कहे जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत प्रबंध को व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन एवं शैक्षणिक योग्यता को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। ये जो सिद्धांत होते हैं, ये प्रबंध को यानी मैनेजमेंट को व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन को, अगर व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करना है और शैक्षणिक योग्यता जो है उसको अगर आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट जुड़े, विश्वास जुड़े, तो प्रबंध के सिद्धांत इसमें काफ़ी मदद करते हैं। प्रबंध के उच्च पदों पर पहुंचना जन्म के कारण नहीं होता है, बल्कि आवश्यक योग्यताओं के कारण होता है। पहले लोग माना करते थे कि मैनेजर जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं, यानी कि ये एक बॉर्न टैलेंट है। लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रबंध के इंस्टीट्यूट्स बने, प्रबंधन के कोर्सेज होने लगे, लोगों ने बाकायदा प्रशिक्षण लिया, और शुरुआत में बड़ी साधारण जो है प्रतिभा वाले लोग बहुत अच्छे मैनेजर सिद्ध हुए। तो ये माना गया कि ये एक अर्जित प्रतिभा भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रबंध पेशे के रूप में विकसित होता रहा है, और इसके सिद्धांतों के महत्व में भी वृद्धि हुई है। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन कार्य करते हैं। यह कारण एवं परिणाम में संबंध को स्पष्ट कर देते हैं। तो प्रबंध करते समय प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये जो हैं, ये सब प्रबंध की क्रियाएं हैं या कार्य हैं, जबकि सिद्धांत इन कार्यों को करते समय प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। निम्न बिंदु प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को बताते हैं। तो बिंदु कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रबंध जो होता है वो सर्वप्रयुक्त होता है, यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में पाए जाते हैं या उपयोग में लाए जा सकते हैं। यह संगठन व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक, छोटे एवं बड़े, सार्वजनिक तथा निजी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के हो सकते हैं। लेकिन वह किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं, यह संगठन की प्रकृति और व्यावसायिक कार्यों के परिचालन के आदि बातों पर निर्भर करेगा। मतलब यह है कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये हर संगठन पे लागू होते हैं, लेकिन किस सीमा तक लागू होंगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि संगठन की प्रगति क्या है, उसके व्यावसायिक कार्य कौन कौन से हैं, परिचालन का पैमाना यानी कि छोटा, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर। ठीक है, संगठन जिस पैमाने पर काम करेगा
प्रबंधन के सिद्धांत उसी स्तर पे उसे प्रभावित करेंगे। एक उदाहरण से समझिए बात को कि अधिक उत्पादकता के लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य में दक्षता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यह सिद्धांत सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से प्रयुक्त हो सकता है, जहां डाक अथवा विलेखों को प्राप्त करने एवं भेजने के लिए दैनंदिनी प्रेषण क्लर्क, कंप्यूटर में आंकड़ों को दर्ज करने के लिए आंकड़े, प्रवेश परिचालक, चपरासी अधिकारी आदि होते हैं। दैनंदिनी मतलब होता है डेली, प्रेषण का मतलब होता है डेली जो कंसाइनमेंट जाते हैं उनकी एक पुस्तक होती है, ठीक है। तो उसमें लिखने वाले क्लर्क हैं, कंप्यूटर में आंकड़ों दर्ज करने के लिए प्रवेश परिचालक यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चपरासी अधिकारी, ये सब होते हैं। तो ये सिद्धांत सीमित दायित्व कंपनियों में भी प्रयुक्त होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें कि उत्पादन, वित्त, विपणन, उत्पादन तो आप समझते हैं, प्रोडक्शन, वित्त माने फाइनेंस होता है, धन संबंधी, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा विकास के लिए, इसी को आप शॉर्ट में R&D सुनते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कार्य विभाजन की सीमा परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत इन संगठनों में, दोनों प्रकार के संगठनों में आपने पाया, चाहे सरकारी हो या निजी हो, दोनों जगह पे लागू होते हैं। एक और बात है सामान्य मार्गदर्शन। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंध की समस्याओं का तैयार या 100% समाधान नहीं है, ठीक है। प्रबंध साधन है, साध्य नहीं है। प्रबंध की सिद्धांत ये आपको निर्णय नहीं लेंगे, देखिए निर्णय लेके नहीं दे देंगे, निर्णय लेने में ये आपकी मदद करेंगे या यूं कहें मार्गदर्शन करेंगे। इनका कारण है कि वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल होती हैं और गतिशील होती हैं। यह कई तत्वों का परिणाम होती हैं, इसलिए सिद्धांतों के उपयोग के समय, सिद्धांतों का अगर आप जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस समय आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे बतौर प्रबंधक। आप फिलहाल प्रबंधक के महत्व को, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को आप कम करके नहीं आंक सकते। छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक होता है। वैसे ही जैसे कि कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो प्रबंध के सिद्धांतों में हर परिस्थिति के लिए लगभग मार्गदर्शन तो हैं, लेकिन निर्णय रेडीमेड नहीं है, वो प्रबंधक को काम करना है। एक उदाहरण से समझिए, यदि दो विभागों में कोई विरोधाभास की स्थिति हो तो इसे निपटने के लिए प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। जैसे दो विभाग हैं और उसमें आपस में कोई विरोधाभास है तो उन्हें देखना होगा कि संगठन का हित किस में है और किससे संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी भरपाई होती है, बस वही निर्णय लिया जाएगा। बाकी बातें डिपार्टमेंट्स की आप उतना तरजीह अगर नहीं देंगे तो चलेगा। ये क्या है? ये एक प्रबंध की सिद्धांत है, ठीक। तो ये आपको निर्णय लेने में मदद कर रहा है ना। तीसरी और एक बात है कि व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, ये सभी प्रबंधकों के अनुभव से, बुद्धि चातुर्य से, इंटेलिजेंस से और शोध यानी कि रिसर्च के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सभी का अनुभव है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन अनिवार्य है, ये सबका अनुभव है ना। तो यह सिद्धांत प्रबंध के दूसरों सिद्धांतों का एक अंग हो गया। दूसरी ओर कारखाने में कामगारों की थकान की समस्या के समाधान के लिए, भारी दबाव को कम करने के लिए भौतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रभाव की जांच हेतु परीक्षण आप कर सकते हैं। मतलब क्या है? ये दूसरा सिद्धांत हो गया कि अगर कारखाने में लोग थक जा रहे हैं और उनके ऊपर ऐसी कोई बहुत भारी प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भौतिक परिस्थितियाँ सुधारनी होंगी और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा जांच करेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा उसमें परिणाम मिले, समाधान भी मिल सकता है। लोच प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं होते जिनको मानना अनिवार्य ही हो। आप इनको परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में थोड़े से परिवर्तन के साथ लागू कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि सभी अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास होना केंद्रीकरण है और उसका विभिन्न लोगों में वितरण कर देना विकेंद्रीकरण है। प्रत्येक उद्यम की स्थिति एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि वह केंद्रीकरण अपनाएंगे या विकेंद्रीकरण अपनाएंगे, ठीक है। अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत अलग अलग समय पर उपयोग में लाए जाते हैं। ये मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं इनका लक्ष्य क्या है? मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना। और इसीलिए प्रबंध के जो सिद्धांत हैं ये मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। अर्थ यह नहीं कि यह सिद्धांत वस्तुस्थिति एवं घटना से संबद्ध नहीं होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि किसको कितना महत्व दिया जा रहा है,
सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए कारखाने की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि व्यवस्था के लिए कार्य प्रवाह का माल के प्रवाह एवं मानवीय गतिविधियों से मिलान हो। जो आप कार्य कर रहे हैं, कई स्टेजेस होते हैं, प्रोडक्शन मान लेते हैं करना है, तो किसी भी, जैसे मान लिया टेक्सटाइल मिल है, तो कपड़े के निर्माण की कई प्रक्रिया होती है, तो उनका जो निर्माण आप कर रहे होंगे, उनके जो स्टेप होंगे वो कार्य प्रवाह कहलाएगा। फिर माल का प्रवाह होता है, माल भी कई प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है, तो उसका प्रवाह और मानवीय गतिविधियाँ जो हो रही हैं उनके बीच में एक मिलान हो, तालमेल हो, कुछ ऐसी बात है। यहाँ पे मुझे लगता है समझ में आया होगा। एक और इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वह कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। ये हमें बताते क्या हैं? ये हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कम निश्चित होते हैं क्योंकि यह मुख्यतः मानवीय व्यवहार को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वास्तविक जीवन में परिस्थितियाँ एक जैसी रहती नहीं हैं, इसलिए कारण और परिणाम के सिद्धांत के बीच में हमेशा सही सही संबंध स्थापित हो, ये संभव नहीं होता है, ये कठिन होता है। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं, इसीलिए ये उपयोगी भी होते हैं। आपात स्थिति में अपेक्षा की जाती है कि कोई एक उत्तरदायित्व तथा अन्य उसका अनुकरण करें, यानी कि कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और दूसरा उसको फॉलो करेंगे। लेकिन यदि विभिन्न प्रकार की परिचालनात्मक विशिष्टता की परिस्थिति है, जैसे कोई विशेष खास तौर से कोई ऐसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी या स्पेशलाइजेशन की स्थिति बनती है, जैसे कोई नया कारखाना अगर लगाना है, तो निर्णय लेने में अधिक सहयोग प्राप्त करना ही उचित होगा। यानी कि फिर एक व्यक्ति को ही रिस्पॉन्सिबल ना बनाया जाए। इससे क्या होता है, सामान्य में एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, वही निर्णय लेता है, वही कहता है और बाकी सब लोग सीधे सीधे उसे फॉलो करते हैं। लेकिन कोई अगर बिल्कुल नई प्रकार की कोई चीज़ है, जैसे कोई कारखाना अगर लगा रहे, तो एक ही व्यक्ति सारे निर्णय ले, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए सारे लोग मिल बैठ करके फिर एक संतुलित डिसीजन लेते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं इनमें अनिश्चितता का भी एक गुण है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है, समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आवश्यकता अनुसार सिद्धांतों के प्रयोग में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण से आप समझें कि कर्मचारियों को न्यायोचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि न्यायोचित क्या है। न्यायोचित मतलब जस्टिफाइबल, तो इसका निर्धारण बहुत से तत्व करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, कर्मचारियों का योगदान क्या है, नियोक्ता की भुगतान क्षमता क्या है। जैसे किसी का योगदान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है उतना पे करने की, ठीक है। जिस व्यवसाय का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर पॉपुलर वेज रेट्स क्या हैं, प्रचलित मजदूरी दरें क्या हैं, ये सब ध्यान में रख करके ही तो हम तय करेंगे ना कि कर्मचारियों को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। वैसे नियम क्या है, न्यायोचित सैलरी दें। अब न्यायोचित इन 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा ना। तो प्रबंध के सिद्धांतों में निहित गुण और विशेषता जो हैं वह अगर हम एक बार देख चुके हैं तो हमें इतना समझ में आता है कि प्रबंध जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये अगर हमें समझना है तो हम भारत के एक अत्यधिक सफल व्यवसायी एवं बाइकॉन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO जो हैं किरण मजूमदार शाह, इनके एक केस स्टडी को हम पढ़ते हैं। वस्तुस्थित अध्ययन यानी केस स्टडी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से यह बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र जो है, जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं, उसको वह अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनी में उन्होंने परिवर्तित कर दिया और उन्होंने वो नाम कमाया जो जनरली लोग सपना देखते हैं। तो ये कहानी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि ये अच्छा, NCERT की किताबों में ये जो केस स्टडीज़ मिलते हैं, बहुत बार बच्चों को लगता है कि इसे ना पढ़ें तो क्या काम चल जाएगा, पूछते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि ये केसेस अगर आपकी किताब में दिए गए ना तो आप ही के लिए तो दिए गए हैं, ये जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आपको इन्हें पढ़ना है और इनकी गहराई में उतरना है। इसमें जो बात है, जो मैसेज, जो संदेश
छिपा हुआ है, इसे समझने की कोशिश करनी है और बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आप पढ़ लेंगे। कहानी किरण मजुमदार शाह जी की बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने उस समय जय प्रौद्योगिकी की ज़बरदस्त क्षमता का अनुमान लगा लिया था, पूर्वानुमान लगा लिया था, जिस समय लोग इसके बारे में सोचते नहीं थे। आयरलैंड के बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड के सहयोग से इन्होंने 10,000 रुपयों में गैराज में अपनी कंपनी बायोकॉन इंडिया की शुरुआत की थी, जस्ट विद 10,000 रुपीज़। किसकी सहायता से किया था? आयरलैंड की कंपनी थी बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड। कंपनी भारत और अन्य उभरते बाजारों में अभी तक मरीजों को उच्च गुणवत्ता के किफ़ायती जीव विज्ञान और बायो सिमिलर का लाभ लाने में अग्रणी रही है। आज यह भारत की सबसे बड़ी और पूरी तरह से एकीकृत बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो मधुमेह, कैंसर, ऑटो इम्यून स्थितियों के लिए उन्नत जीवन रक्षक और बायोफार्मास्यूटिकल का विकास, निर्माण और आपूर्ति करती है और मूल्य बिंदुओं पर उन्हें सस्ती बनाती है ताकि उसकी पहुंच जो है वो लोगों तक हो सके। एक नवाचार नेतृत्व वाले संगठन के रूप में किफ़ायती पहुंच प्रदान करने, किफ़ायती मतलब कम मूल्य वाली लोग पहुंच सकें, किफ़ायत का मतलब होता है बचत बनी रहे, तो किफ़ायती पहुंच प्रदान करना यानी कि हर व्यक्ति की पहुंच हो सके यहाँ तक। इस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद कंपनी ने क्या करा? उन्नत विज्ञान से अंतर्निहित ताकत का विकास किया, यानी कि हाई ऑर्डर जो साइंस थी उससे अंतर्निहित यानी उससे इंटीग्रेटेड जो है क्षमता का विकास किया। और इससे क्या किया इन्होंने? छोटे अणुओं, एपीआई और फार्मूलेशन और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल्स के समृद्ध पोर्टफोलियो को विकसित किया, निर्मित और वितरित किया। ऐसा इन्होंने नोवल्स और बायोसिमिलर्स जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MBBS सहित RH इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग सम्मिलित हैं। ये देखिए कुछ चिकित्सा जगत के कुछ नाम हैं जिनको बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की आपकी कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ये जानिए कि इन्होंने इन सब चीज़ों का विकास किया। उच्च गुणवत्ता किफ़ायती जैविक विज्ञान के निर्माण के लिए कंपनी की वैश्विक स्तर की क्षमता ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े इंसुलिन निर्माता के रूप में कंपनी को स्थापित कर दिया। यानी कि दुनिया में सबसे बड़े जो निर्माता हैं उसमें चौथे स्थान पर ये कंपनी है। ठीक है, यानी कि दुनिया भर में मधुमेह के जो मरीज़ हैं उनकी ज़रूरतों को जो लगातार बढ़ रही हैं उनको पूरा करने में ये कंपनी मदद कर रही है। तो भारत में अग्रणी ऑन्कोलॉजी कंपनियों में से एक के रूप में कंपनी देश में मरीजों की देखभाल करने वालों और चिकित्सकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैंसर के लिए सुरक्षित और प्रभावशाली किफ़ायती दवाएं लिख रही है। तो आपने ये जो पढ़ा इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि किरण मजुमदार शाह इनके प्रयत्नों से बायोकॉन की सफलता जो मिली वो कोई संयोग नहीं थी, यह एक सद प्रयत्न था जिसमें गुणों का कुछ प्रयोग किया गया था जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रबंध सिद्धांतों का ही एक भाग हैं। तो आइए अब हम जानें कि प्रबंध के इन सिद्धांतों का महत्व क्या है। अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने ये जाना कि जो प्रबंध है, ठीक है, या यूँ कहें कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, ठीक, इनकी प्रकृति क्या है और इनकी प्रकृति आपने निम्न बिंदुओं के माध्यम से जानी कि ये सर्वप्रयुक्त होते हैं, ये सामान्य मार्गदर्शन हैं, मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन बिंदु के तौर पे हैं, सामान्य मार्गदर्शक बिंदु के तौर पर प्रबंधकों की सहायता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, व्यवहार और शोध द्वारा इनका निर्माण होता है, इनमें लोच का गुण पाया जाता है, मुख्य रूप से ये व्यवहारिक होते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके साथ कारण और परिणाम का सिद्धांत भी लागू होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, अनिश्चित होते हैं, इनका उपयोग जो है निश्चित नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। फिर आपने एक केस स्टडी जानी, तो अब हम समझते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व जानने के लिए आपको कल के वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार विस्तार से जो मैंने डिस्कशन किए हैं चीज़ों को, एक एक शब्द को मैंने अपने हिसाब से समझाया है। अगर आपको ये बात ठीक लगी है, अगर आप ये डिटेल्ड जो वीडियो रहा है इसको अगर आप पसंद करते हैं तो मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा हुआ तो भी बताएं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहें तो एक ही दिन में पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम पढ़ें, लेकिन गहराई से उसे समझें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। पढ़ते रहें, सीखते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।